विजयदशमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का मिलेगा आधार। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। सोनीपत जिले के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने के नजदीक हुई एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस ने की जांच शुरू। और राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश का 1 अरब के रिकॉर्ड लक्ष्य की तरफ एक और कदम। अब तक टीकों की 97 करोड़ 14 लाख से अधिक खुराक दी गई। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। विजयदशमी के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। उन्होंने कहा कि भारत में आधुनिक सैन्य उद्योग के विकास का लक्ष्य भी है। देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत काल में देश नए संकल्प ले रहा है। तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स का उदाहरण हमारे सामने है। इतने कम समय में बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रुचि दिखाई है। इससे देश में युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन के रूप में कई एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं बन रही है। विजयदशमी का पर्व आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। ये नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का प्रतीक भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का व्यक्तित्व और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनका आचरण सभी के लिए आदर्श है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये त्यौहार समाज की नैतिक नींव को मजबूत करेगा और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दशहरे की बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक संदेश में कहा कि ये पर्व असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। प्रदेशवासी इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये त्यौहार हमें सभी बुराइयों का अंत करने और जीवन में सद्गुण एवं सदाचार को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी इस पर्व को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाएं। उन्होंने कामना की कि ये त्यौहार हर प्रदेशवासी के जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। बंगाली समुदाय की ओर से रोहतक में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बंगाली महिलाओं ने दुर्गा मां की विशेष पूजा अर्चना कर सिंदूर खेला की रस्म को अदा किया। बंगाली महिलाओं ने बताया कि इस दिन मान्यता है कि मां को विदाई देने के साथ महिलाएं सिंदूर अर्पित कर मां से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेती हैं।
पान के पत्तों से मां दुर्गा के गालों को स्पर्श कर उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। महिलाओं ने मां दुर्गा को खुश करने के लिए पारंपरिक नृत्य भी किया। जो कारीगर बनाते हैं और पुरोहित जो आते हैं, ये ढाकी जो आते हैं, ये लोग कलकत्ता से आते हैं। हम लोग हर साल आगे हम लोग मनाते आ रही है। हम लोग पिछले 7 साल से मना रहे हैं यहाँ पे रोहतक में। और हमारे यहाँ पे जो पूजा के समय में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, धुनुची डांस होता है, ये सब बच्चे लोग आपस में करते रहते हैं ताकि इसको ये रखें। यहाँ दुर्गा पूजा मनाई जाती है, तो जैसे आज दशहरा है तो गुलाल या सिंदूर से खेलते हैं, सारी जितनी भी सुहागन होती है, मतलब यही है कि एक विदा कर रहे हैं माता को, तो इसलिए खुशी से करते हैं सिंदूर खेल के। माता का विसर्जन होने वाला है तो हम जैसे सिंदूर खेला करते हैं तो वही चल रहा है। जैसे बेटी को विदा करते हैं वैसे माता को विदा करते हैं हम। तो हम जैसे सारी सुहागनें सिंदूर लगा के माता को लगाते हैं, फिर हम खुद भी लगाते हैं। कैथल में दशहरा पर्व एक खास परंपरा के साथ मनाया जाता है। दशहरा पर्व की पूर्व संध्या को शहर में हनुमान जी की माफी शोभा यात्रा निकाली जाती है। परंपरा के अनुसार कुछ युवक हनुमान जी का स्वरूप अपने सिर पर धारण करने के बाद पूरे शहर में घूमते हैं। जब तक ये स्वरूप अपनी गदा से रावण के शरीर पर प्रहार नहीं करते, तब तक रावण दहन नहीं होता। श्री राम सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि ये परंपरा आज़ादी के बाद पाकिस्तान से आए लोगों द्वारा शुरू की गई। जो युवक हनुमान जी का स्वरूप धारण करते हैं वे 40 दिन का व्रत रखते हैं। लोगों की आस्था है कि 40 दिनों के तप के बाद भगवान हनुमान की शक्ति इन स्वरूपों में आ जाती है। जो दशहरे का प्रोग्राम होता है ये 40 दिन पहले निकाला जाता है। 40 दिन से हम इसका प्रोग्राम करते हैं, 40 दिन चलता है ये। और दशहरे वाले दिन हम इसकी नगर परिक्रमा करके सारा कुछ करके इसको ख़त्म करते हैं और ये माफ़ी प्रक्रिया हमारी चलती है। दंडवत है ये माफ़ी होती है एक किस्म की। ये हम 40 दिन के व्रत रखते हैं हनुमान जी के, और ये इन एक दिन पहले धारण करने से पहले हम ये भी माफ़ी मांगते हैं कि हम हनुमान जी का धारण रूप तो कर नहीं सकते, पर आप हमारे अंदर तो आ सकते हो। तो ये प्रथा हमारी कम से कम 50 साल से चली आई है और पाकिस्तान से चली आ रही है। ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान से सभी के कष्ट दूर होएं, इसलिए बालाजी से प्रार्थना करके उनका स्वरूप धारण करते हैं ताकि सभी उनके कष्ट दूर हो जाए। ये पूरे शहर में हनुमान जी की झांकी निकाली जा रही है, और ये जो हनुमान जी की झांकी निकल रही है पिछले 50 से 60 सालों से शहर में, कैथल शहर में निकल रही है। और ये जो झांकी निकल रही है सिर्फ ये कोई दिखावा नहीं है, इसके लिए बहुत ही जो हमारे ये जो मेंबर हैं वो तपस्या करते हैं, 40-41 दिन का व्रत रखते हैं, बिना दरी के सोते हैं। आज देश भर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर उन्हें नमन किया है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मिसाइल मैन के रूप में विख्यात देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने अपना जीवन भारत को सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान बनाने में समर्पित कर दिया। देशवासियों के लिए वे हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के 11वें राष्ट्रपति, भारत रत्न एवं मिसाइल मैन के नाम से विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आपका योगदान देश का निरंतर मार्ग प्रदर्शित करता रहेगा। सोनीपत जिले के थाना कुंडली की पुलिस ने सिंगू बॉर्डर पर धरने के नजदीक हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अभियोग दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुंडली पुलिस को सूचना मिली थी कि सिंगू बॉर्डर पर धरने के नजदीक निहंगों ने किसी व्यक्ति को बांधकर बैरिकेड पर लटका रखा है और उसका हाथ कटा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल सोनीपत में लाया गया। चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस घटना का अभियोग थाना कुंडली में दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि शीघ्र ही घटना में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की गहनता से विवेचना जारी है। जो डिसीज है उसके डेड बॉडी का बोर्ड द्वारा हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हत्यारों की क्या पहचान कर ली है आपने? वी हैव सम क्लूज। हमारे पास कुछ हमारे पास लीड्स हैं, और कौन है, कितने हैं, क्या हैं, ये मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये हमारी जिससे भी जरूरत है बात करने की, उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे को
इसलिए मैं स्पेसिफिक आपके साथ शेयर नहीं कर सर, कुछ वीडियो है जो क्लेम कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया में कि हमने ही हत्या की है। एक निहंग सरदार है जो एक क्लेम कर रहा है, क्या उसको वेरीफाई करेंगे आप? उसको बिल्कुल करेंगे। जो इनपुट्स आपके पास हैं उनमें से काफ़ी हमारे पास भी हैं। हम भी सोशल मीडिया को भी हम रेफर कर रहे हैं और बाकी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हो रहे हैं, बाकी जो फिजिकल साक्ष्य हमको मिल रहे हैं उनके हिसाब से हम तफ्तीश करेंगे। जिनका रोल होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 97 करोड़ 14 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कल वैक्सीन की 30 लाख से अधिक खुराक दी गई। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 19,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.07% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2 करोड़ 45 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 94 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, MSME, विकास एवं पंचायत विभाग सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्मा पहल के तहत 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कई गाँवों में हुनरमंद लोगों द्वारा ऐसे गुणवत्तापरक उत्पाद तैयार किए जाते हैं जिनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको कम दामों पर बेचना पड़ता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक खंड में बेहतरीन उत्पादों के लिए एक क्लस्टर बनाया जाए, जहां पर लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्लॉट उपलब्ध करवाए जा सके। इस क्लस्टर में बिजली, पानी, सड़क, बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन छोटे उद्यमियों के उत्पाद को बड़ी कंपनियों के सहयोग से निर्यात करने में सहयोग करेगी, ताकि उनके उत्पाद को अच्छी कीमत मिल सके। प्रदेश में हैफेड द्वारा धान की खरीद जारी है। अब तक हैफेड ने आवंटित 127 मंडियों और खरीद केंद्रों से 6.24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। यह खरीद 15 नवंबर तक चलेगी। हैफेड के प्रबंध निदेशक A श्रीनिवास ने MSP पर धान की खरीद की समीक्षा के लिए मंडियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मंडियों से अब तक 50% धान उठा लिया गया है और कस्टम मिलिंग के लिए विभिन्न चावल मिलों को आवंटित भी कर दिया गया है। किसानों का भुगतान भी 24 से 48 घंटे के भीतर जारी किया जा रहा है, जबकि लक्ष्य 72 घंटे का है। उन्होंने बताया कि हैफेड ने अब तक का भुगतान जारी कर दिया है और 439 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में डाले गए हैं। प्रदेश सरकार ने खरीफ फसलों की बुआई के समय मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने से वंचित किसानों को अंतिम मौका देते हुए उपरोक्त पोर्टल को पुनः खोल दिया है। ये पोर्टल अब 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा। फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने और सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने हेतु अपनी फसलों का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाना अनिवार्य है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विजयदशमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का मिलेगा आधार। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। सोनीपत जिले के सिंगू बॉर्डर पर किसानों के धरने के नजदीक हुई एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस ने की जांच शुरू। और राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश का 1 अरब के रिकॉर्ड लक्ष्य की तरफ एक और कदम। अब तक टीकों की 97 करोड़ 14 लाख से अधिक खुराक दी गई।
आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।